हाय। आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। आइए, आज हम बहुत दिनों के बाद एक बेहद महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर आए हैं। जो आने वाला एग्ज़ाम है यूपी टीईटी, प्राथमिक सुपर टीटी, खासकर जूनियर एडेड में ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। मेरा विश्वास है कि आने वाले एग्ज़ाम में ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए, समय को नष्ट न करके हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। नवीनतम पर्वत श्रेणी का मतलब है कि कौन सा ऐसा भारत का पर्वत है जो नया है। नया पूछा है तो जाहिर सी बात है पुराने भी होगी, तो सबसे पहले हम पुरानी बता देते हैं, फिर नए पर आते हैं। तो अगर ये पूछे कि कौन सी भारत की पुरानी पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी है, तो वो होगा अरावली श्रेणी। और अरावली श्रेणी ऐसा पर्वत है जो भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का पुराना पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो पूछा है भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो हिमाद्री श्रेणी इसका आंसर सही होगा। ठीक है, दूसरे पर आते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। क्या भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे लगता है कोई ना कोई एग्ज़ाम में ज़रूर आया है। तो समझ लेते हैं लोक लेखा समिति क्या है, प्राक्कलन समिति क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं लोक लेखा समिति है क्या। तो लोक लेखा समिति, इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो 22 होती है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होती है 22 और प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या होती है 30। तो पूछा है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो प्राक्कलन समिति होगा। अब हम इन सदस्यों के बारे में बताते हैं। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे लोक लेखा समिति में 22 सदस्य किस प्रकार के होते हैं, तो 15 जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के सदस्य होते हैं। पूछा जाता है प्रश्नों में कि लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्य कितने होते, तो 15 होता है। यानी 22 किस प्रकार बने, लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा के सदस्य होंगे और 7 राज्यसभा के सदस्य होंगे। ठीक है, प्राक्कलन समिति में है क्या, इसमें 30 सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें टोटल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, यानी राज्यसभा का कोई इसमें प्रावधान नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि प्राक्कलन समिति में सदस्य कितने होते हैं या कितने में क्या होता है। जैसे राज्यसभा ऑप्शन में पूछ लिया गया कि राज्यसभा के कितने सदस्य, लोकसभा के कितने सदस्य, तो इसमें राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसमें केवल प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं, वो भी 30। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के सदस्य 30 होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, प्राक्कलन समिति। तीसरा क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। सीधा सा क्वेश्चन है, लेकिन हम तब भी हर ऑप्शन में हम बताएंगे कौन सा क्या है, सीधा आंसर ना बता के। ठीक है, तो भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, तो पूछा जाता है कि एग्जाम में 22 जुलाई 1947 को। फिर 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को ये हुआ कि इस दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अपनाया गया। ठीक है, तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जबकि राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। एक क्वेश्चन हम जान के लेकर आए हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य यह था कि इसके पीछे का कारण क्या है, ये पूछा क्यों है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है, तो जानिए कि मूल संविधान में केंद्रीय सतर्कता आयोग का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब मूल संविधान में इसका कोई उल्लेख ही नहीं है तो अनुच्छेद की बात करेगा ही नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ,
हम इस ऑप्शन में जो एक ऑप्शन है अनुच्छेद 280 बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि इसका संबंध है अनुच्छेद 280 का वित्त आयोग का गठन, इसी अनुच्छेद में उल्लेख है, अनुच्छेद 280। ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। अनुच्छेद 280 का अर्थ ये है कि संविधान में ये बताया गया है कि अनुच्छेद 280 का संबंध वित्तीय आयोग का गठन का बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित कौन सा रोग हो जाता है? क्या? पालिश किए हुए चावल से। तो पालिश किए हुए चावल से रोग हो जाता है बेरी, और बेरी होता है B1, विटामिन B1 से। क्या? विटामिन B1 से बेरी हो जाता है। और रक्त अल्पता 3 विटामिन से होता है, बता दे रहे हैं हम, B6 से, B12 से। ठीक है, तो पूछा जाए रक्त अल्पता यानी एनीमिया कौन से विटामिन से होता है? तो B12 और B6 से। तो अगर ये दोनों ऑप्शन हो B6 और B12, तो हम B12 को लगाएंगे कि एनीमिया किससे होता है? विटामिन B12, यानी इसका साइनोकोबाल्मिन होता है रासायनिक नाम। ठीक है, रिकेट्स ये होता है सूखा रोग, इसी की कमी से विटामिन D इसी की कमी से सूखा रोग होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो बहुत ही आसान सा सवाल है कि पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो पाचन स्टार्ट हो जाता है मुंह में, क्योंकि यहीं पे एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन एंजाइम, और टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। ठीक है, तो मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मुंह से स्टार्ट होता है। यकृत का मतलब होता है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी लीवर। और अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि। ठीक है, सर्वाधिक पाचन होता है छोटी आंत से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर B होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। ऑप्शन नंबर A गोलकनाथवाद 1967, B केशवानंद भारतीवाद 1973, तीसरा है शंकरी प्रसादवाद 1951, सज्जन सिंहवाद। तो हम सीधा सा समझते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो भारत के बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हम 1-2 मिनट का व्याख्या इस पे देंगे। ठीक है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है केशवानंद भारतीवाद। अब समझिए मतलब क्या है। एक बेंच बैठी केशवानंद भारतीवाद 1973 में। इसमें सबसे बड़ी बेंच अगर पूछा जाए तो कौन सी है? केशवानंद भारतीवाद, क्योंकि इसमें 13 सदस्यों की बेंच थी, सबसे बड़ी बेंच केशवानंद भारतीवाद। और इसमें जो निर्णय आया था 7-6 का आया था क्या? इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना का संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो केशवानंद भारतीवाद ने कहा था कि हाँ, आधारभूत ढांचे को रखकर हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। तो वही बात पूछा क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को कहाँ स्पष्ट किया? तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में। फिर प्रस्तावना का इसी के अंतर्गत प्रस्तावना का संशोधन हुआ था कहाँ पे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन एक हमने लिया है, इसके अंतर्गत देख लेंगे। इसका आंसर B होगा। क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, तो भैया BN राव थे, सभी को पता है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाए तो प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। इस क्वेश्चन का आंसर BN राव होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कहाँ की थी? इस पर भी एक बढ़िया सा सुन लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसको एक और नाम, मतलब इसी का शार्ट नेम है HRA। HRA की स्थापना हुई थी कब? 1924 में। किसने की थी? की थी सचिंद्र सान्याल ने की थी।
और राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य सहयोगियों ने किया था। तो पूछा जाए हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना किसने की थी, तो सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य। हुई कहाँ थी, हुई ये कानपुर में थी, ठीक। और कब हुई, 1924 में। 3 क्वेश्चन बनते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना हुई कब, तो 1924 में। किसने किया था, सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने। हुई कहाँ थी, हुई ये कानपुर में थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था। एक कॉमन सा क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन तब भी गलत कर देते हैं लोग, लगा देते हैं अम्बेडकर को, जो कि गलत है। पूछा है भारतीय संविधान को किसने लिखा है, तो लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सभी को पता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना। हमने क्या बोला था कि जो केशवानंद भारतीवाद 1973 में बताया था कि मूलगत ढांचे को रखकर हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, तो वही संशोधन हुआ 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 1976 में हम उद्देशिका में संशोधन किया गया। 3 वर्ड लाए गए थे, कौन कौन सा, धर्मनिरपेक्षवाद, अखंडता और समाजवाद। यही 3 शब्द जोड़े गए थे संशोधन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी आयोग संबंधित है, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सीधा संदर्भ केंद्र और राज्य संबंधित, यानी सरकारी आयोग केंद्र और राज्य से संबंधित है, ठीक। पहला आंसर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो होगा भारत लोकसभा का अध्यक्ष। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, तो बुलाता है भारत का राष्ट्रपति, यानी ए आंसर इसका सही होगा, ठीक है। मैं बहुत कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना पता है कि जो भी क्वेश्चन ये है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारी सहायता बस इतनी ही कर सकते हैं कि लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। सभी को प्रणाम, राधे राधे।